नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं लाल चंद्र सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। सरकार ने इन 100 दिनों में 15 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की परियोजनाओं को शुरू किया है। तमाम क्षेत्रों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए पीएम मोदी ने अग्रसर होकर कई अहम कदम उठाए हैं, जिसका सीधा फायदा आम जन के साथ साथ देश की बढ़ोतरी में भी नजर आ रहा है। तो आम जन के साथ साथ गरीब, किसान, महिला और युवाओं के साथ साथ मध्यम वर्ग के लिए तमाम योजनाओं और परियोजनाओं के जरिए सीधा लाभ पहुंचाया गया है, जिनमें मध्यम वर्ग प्राथमिकता में रहा है। बात करें, मोदी सरकार ने बहुत सी योजनाओं को हरी झंडी दिखाई और लोगों के जीवन में कई बड़े बदलाव भी किए हैं। तो क्या है ये बड़े बदलाव? कैसे सरकार ने मध्यम वर्ग के लोगों के जीवन को और सुगम बनाया? बीते 100 दिनों में सरकार ने मध्यम वर्ग के लिए क्या क्या किया? आज हम आपको बताएंगे कि बीते 100 दिनों में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्या कुछ बड़े कदम उठाए गए हैं। साथ ही महत्वपूर्ण तथ्यों से रूबरू भी कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खास शो मोदी 3.0 के 100 दिन की। तो एनडीए सरकार के ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन पूरे हो गए हैं। इन 100 दिनों में मोदी सरकार ने विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करने के लिए कई साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। इन निर्णयों ने लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव भी डाला है। मोदी 3.0 ने 2047 तक विकसित भारत के विजन को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव रखते हुए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा पर खास तौर पर विशेष जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने पहले 100 दिनों में कई बड़े फैसले लिए और लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की। मोदी 3.0 के निर्णय गरीब, मध्य वर्ग, दलित, वंचित, आदिवासी, नारी शक्ति और युवा शक्ति के लिए जीवन को आसान और बेहतर बनाने के लिए पीएम मोदी के दृष्टिकोण से प्रेरित है। इसी दौरान मोदी सरकार ने सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सुनिश्चित करने का भी प्रयास किया है। सभी को स्वास्थ्य मुहैया कराने की दिशा में आयुष्मान भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मोदी 3.0 के पहले 100 दिनों में इसका दायरा बढ़ाया गया और इस योजना के तहत अब 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को 5 लाख तक का मुफ्त हेल्थ कवर प्रदान किया गया, जिससे 6 करोड़ बुजुर्गों को फायदा होगा। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत मुझे जीबी पंत हॉस्पिटल पोर्ट ब्लेयर से निम्हांस बैंगलोर में रेफ़र किया गया, जहां मेरा बहुत ही अच्छी तरीके से इलाज हुआ। हम लोग बीपीएल वाले हैं और हमारा फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ज़्यादा ठीक नहीं था, इसलिए आयुष्मान भारत स्कीम से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ। जीबी पंत हॉस्पिटल में भी बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ। मेडिकल शिक्षा में विदेशी निर्भरता को कम करने और हेल्थ केयर सिस्टम को प्रभावी बनाने के लिए 75,000 नए मेडिकल सीटें बढ़ाई गई। साथ ही नियमित टीकाकरण को डिजिटल बनाने के लिए यू-विन पोर्टल शुरू किया गया। भारत में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों के केंद्रीकृत डेटाबेस के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन एक नेशनल मेडिकल रजिस्टर तैयार किया गया। वहीं महिलाओं, किशोरियों और आदिवासी समुदाय में सिकल सेल बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। कैंसर पीड़ितों के आर्थिक बोझ को कम करने के लिए 3 कैंसर दवाओं की कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत 10,900 करोड़ रुपए के खर्च से इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान की जाएगी। डिजिटल हेल्थ केयर के तहत आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट पर स्कैन और शेयर सुविधा प्रदान की जा रही है, जिसके माध्यम से 4 करोड़ आउट पेशेंट पंजीकरण की सुविधा दी गई। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी मोदी 3.0 के पहले 100 दिन में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस दौरान भारत की शैक्षिक विरासत और सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का शुभारंभ किया गया। भारत के लिए जैन AI के तहत IIT बॉम्बे में इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम पर राष्ट्रीय मिशन के तहत लर्न लैंग्वेज मॉडल का विकास किया गया। अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए 50,000 करोड़ रुपए का राष्ट्रीय अनुसंधान कोष स्थापित किया गया। अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण के लिए बायो-ई-3 नीति की शुरुआत की गई। 10,500 करोड़ रुपए से विज्ञान धारा योजना शुरू की गई है।
जिसका उद्देश्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आपने इस रिपोर्ट में खास तौर पर देखी कि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनमें कौन सी बड़ी पहल की गई है पिछले 100 दिनों में। हम बड़े स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से वो खास पहल हैं जो स्वास्थ्य और शिक्षा। पहले स्वास्थ्य क्षेत्र की बात कर लेते हैं। वरिष्ठ नागरिक भी अब आयुष्मान भारत योजना में शामिल होंगे। आप इस योजना के बारे में जानते हैं, 5 लाख रुपए तक का इसमें मुफ्त इलाज मिलता है। 70 वर्ष या उससे भी अधिक आयु के सभी नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा मिलेगा। पहले चुनिंदा परिवारों को था, अब सभी परिवारों के बुजुर्गों को मिलेगा। आयुष्मान भारत योजना के विस्तार से 6 करोड़ वृद्ध नागरिकों को इससे लाभ मिलेगा। ये 6 करोड़ नए लोग इसमें जुड़ेंगे इस योजना के लाभार्थी में। इसके बाद अगर अगली और बड़ी पहल की बात करें तो 75,000 नई मेडिकल सीटें बढ़ाने से मेडिकल शिक्षा में विदेशी निर्भरता कम होगी, क्योंकि बहुत सारे छात्रों को विदेश जाकर के ये शिक्षा लेनी पड़ती थी मेडिकल की। चाहे आपको याद होगा कि बहुत सारे लोग रूस जाते हैं या यूक्रेन जाते हैं, अब उनको देश में ही सीटें मिलेंगी और ये 75,000 नई सीटें। नियमित टीकाकरण को डिजिटल बनाने के लिए यूविन पोर्टल, क्योंकि डिजिटल होना और खास तौर पर टीकाकरण में डिजिटल होना कितना जरूरी है ये कोविड के दौरान हम लोग देख चुके हैं, तो इसके लिए ये एक बड़ी पहल है। डॉक्टरों के केंद्रीकृत डेटाबेस के लिए नेशनल मेडिकल रजिस्टर। आपको हाल में याद होगा कोलकाता रेप मर्डर कांड के बाद किस तरह से डॉक्टरों ने इसकी मांग उठाई थी, तो ये भी एक बड़ी पहल है। उनकी मांग को पूरी करने के लिए ये पहल की गई थी। इसके बाद सिकल सेल एनीमिया के बारे में आप जानते हैं, उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, खासतौर पर आदिवासियों में ये बीमारी होती है, तो उसको लेकर के जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। 3 कैंसर दवाएं, उनकी कस्टम ड्यूटी में भारी छूट दी गई है। ये वो दवाएं हैं जिनकी जरूरत कैंसर के रोगियों को पड़ती है और ये उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें कस्टम ड्यूटी में कटौती की गई है। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत 10,900 करोड़ रुपए के व्यय से इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस, अब ये भी एक बड़ी पहल है जो पिछले 100 दिनों में मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान इस पहल को अंजाम दिया है। इसके साथ ही डिजिटल हेल्थ केयर के तहत आभा पर स्कैन और शेयर की सुविधा मिली है। ये भी एक बड़ी पहल है मोदी सरकार की। आभा, जिससे आप अच्छी तरह परिचित हैं, उसके माध्यम से 4 करोड़ आउट पेशेंट पंजीकरण की सुविधा दी गई है। तो ये बड़ी पहल आप देख रहे थे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और अब हम आपको दिखाएंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 100 दिनों में कौन कौन सी बड़ी पहल की गई हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उठाए गए हैं अनेक क्रांतिकारी कदम। वो कदम हम आपको बताते हैं कौन कौन से। शैक्षणिक विरासत और सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गए थे इस परिसर का उद्घाटन करने के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय ऐतिहासिक। जेन AI फॉर भारत या IIT बॉम्बे में लार्ज लैंग्वेज मॉडल का विकास हुआ है। यह शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी पहल है। और इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम पर राष्ट्रीय मिशन के तहत यह हुआ है, लैंग्वेज मॉडल का विकास किया गया। यह भी एक बड़ी पहल है जो समय की मांग है, आज के समय की मांग है। 50,000 करोड़ रुपए का राष्ट्रीय अनुसंधान कोष स्थापित। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कहा जाता है कोई देश आगे तब बढ़ता है जब R&D हो, उसके लिए। उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण के लिए बायो E3 नीति की शुरुआत, अभी कुछ ही दिन पहले कैबिनेट ने इसको हरी झंडी दी थी। बायो E3, इसका भी दायरा बड़ा ही व्यापक है। बायो E3 का अर्थव्यवस्था है, पर्यावरण है और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करेगी ये बायो E3 नीति। ये भी बहुत क्रांतिकारी कदम होने जा रही है, जो कि भविष्य के कदम है। ये सब 10,500 करोड़ रुपए से विज्ञान धारा योजना की शुरुआत की गई है। जय विज्ञान का नारा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो ये विज्ञान धारा योजना लोगों में, खास तौर पर भविष्य की पीढ़ियों में विज्ञान को लेकर के, वैज्ञानिक सोच को लेकर के, उससे जुड़े कार्यों को बढ़ावा दे। योजना का उद्देश्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाना, यानी कि लगातार नए नए इन्वेंशन हो। तो ये जो 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। उन दोनों महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जो 100 दिनों में सरकार ने पहल की हैं, उसकी ये बड़ी बातें हमने आपको बताई। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब जुड़ेंगे
तो बात करेंगे इन दो क्षेत्रों से जुड़े हुए दो खास विशेषज्ञ मेहमानों से, और उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले 100 दिनों में की गई ये पहल कितनी महत्वपूर्ण है। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में, और जैसा कि हमने बताया कि आज के इस अंक में हम आपको बता रहे हैं दो बड़े क्षेत्रों के बारे में कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में बीते 100 दिनों में कौन कौन से बड़े काम हुए हैं। तो सरकार ने बीते 100 दिनों में कई कदम उठाए हैं जिससे मध्यम वर्ग के लोगों को सीधा फायदा पहुंचा है और लोगों का आने वाला कल और बेहतर हो पाया। आइए आपको अब सुनवाते हैं कुछ लाभार्थियों की कहानी उन्हीं की जुबानी कि कैसे ये पहल उनके जीवन में नई सौगातें और नया उजाला लेकर आई है। अभी मोदी सरकार ने काम बहुत अच्छा किया है। पहले अधिवक्ताओं को बहुत ज़्यादा शुल्क भरना पड़ता था अपने रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन अब ये उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है कि अब केवल 750 रुपये में ये सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये तीसरा कार्यकाल है और इन 100 दिनों में हमने देखा है कि भारत की विश्व में एक अलग प्रतिभा और कौशल दिखा हुआ है। भारत की विदेश नीति नरेंद्र मोदी जी के कारण आज पूरे विश्व स्तर पर छाई हुई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तब से विकास ही विकास हो रहा है, चाहे वो सड़क का, स्वास्थ्य का, स्कूलों का हो और चाहे गरीबों का हो। विकास की गंगा बह रही है और अपन एक बात के लिए बोले कोई ऐसा कुछ नहीं, हर जगह। आने वाले टाइम में भारतवर्ष एक सोने की चिड़िया बनता जा रहा। आने वाले समय में आप देखेंगे नए नए हॉस्पिटल्स, नई नई टेक्निक्स हिंदुस्तान में आती जा रही है। ये सब श्रेय श्री मोदी जी को जाता है। माननीय मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, जब से स्वास्थ्य की व्यवस्था देख लें, आप एम्बुलेंस देख लें और डॉक्टरों की नियुक्तियां देख लें कितनी ज़्यादा हुई हैं। पहले कांग्रेस की सरकार में ना तो डॉक्टर्स आते थे, ना नर्सें मिलती थी, ना वेंटिलेटर मिलते थे। तो ये सीधे आपने लोगों की जुबानी सुनी कि वो क्या महसूस कर रहे हैं इन 100 दिनों के बड़े पहलों के बारे में, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के वो क्या महसूस कर रहे हैं, उनको ये पहल किस तरह से दिखाई पड़ रही है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मदन मोहन जैड़ा जी, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ में हमारे साथ प्रोफेसर सुधीर सिंह जी जो कि शिक्षाविद हैं, हमारे साथ स्टूडियो में यहीं पर मौजूद हैं सुधीर सिंह जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, मदन मोहन जैड़ा जी और साथ में सुधीर सिंह जी। मैं पहले प्रोफेसर सुधीर सिंह जी के पास चलता हूं। प्रोफेसर सुधीर सिंह जी, जो खास तौर पर शिक्षा क्षेत्र में पहल की हम अगर बात करें, आपको इन 100 दिनों में सबसे बड़ी पहल कौन सी, जो अगर मैं कहूं कि ये तमाम पहल हुए हैं लेकिन इनमें से अगर आपको नंबर 1 पर कोई सबसे बड़ी पहल रखनी हो तो आप किसको रखेंगे? देखिए, 2020 के जुलाई महीने में नई शिक्षा नीति आई थी जी, और ये चौथा वर्ष जुलाई में हुआ जो उसका पूर्ण हुआ। तो निरंतरता उसमें एक बहुत बड़ी चीज है। चूंकि कोई चीज आप रोल आउट करते हैं, फिर कोई सरकार आती है उसको विड्रा कर लेती, तो सारा काम अधूरा रहता। तो जो वैश्विक व्यवस्था बन रही है उसमें बहुत बड़े स्तर पर हमारे पढ़े लिखे बच्चों की जरूरत है, अपने देश में भी और दूसरे मार्केट में भी। तो उन तमाम चीजों के लिए, साथ साथ मातृभाषा को मजबूत करने के लिए, भारतीय संस्कृति को मजबूत करने के लिए नई शिक्षा नीति एक कॉम्बो ऑफ विंडो लेके आ रहा है। तो इन तमाम चीजों को मजबूती से चौथे साल में भी लागू किया गया और उस पे स्टेप बढ़े। कुछ विश्वविद्यालय जो बिल्कुल उसको कवर नहीं कर पाए थे, उन्होंने सब कर लिया। तो अब पूरे भारत में नई शिक्षा नीति समान तरीके से लागू हो चुकी है जी। अब उसमें थोड़े पाठ्यक्रम के बचे हैं, जैसे बीए 8 सेमेस्टर का होना है, अभी 6 सेमेस्टर का होता है, तो वो रोल आउट होना बाकी है, लेकिन वो भी हो जाएगा अगले शैक्षणिक वर्ष से। इसके साथ साथ जो भारत की प्राचीन गरिमा है शिक्षा के मामले में, जैसे प्रधानमंत्री ने नालंदा का एक परिसर का उद्घाटन किया नालंदा में जाके। 2400 साल पहले 10,000 विद्यार्थी दुनिया के अलग अलग देशों से आके नालंदा में पढ़ते थे। ये बताता है कि शिक्षा का कौशल भारत का कितना महत्वपूर्ण था। ठीक है। तो उस चीज
उसको भी एक मजबूती, उस प्रक्रिया को भी फिर से मजबूती, और भारत को विश्व गुरु बनने के तरफ शिक्षा क्षेत्र को जितनी मजबूती देनी चाहिए इस सरकार ने नीतियों के माध्यम से दी है, उसका बहुत तेजी से इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, और मुझे उम्मीद है कि इस दिशा में भारत बहुत ही तेजी से ठीक है। मैं आपसे आगे चल करके जब लौटूंगा तो आपसे खास तौर पर मैं राष्ट्रीय अनुसंधान कोष कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में जरूर चर्चा करूंगा। मदन मोहन जयरा जी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने पूरी जितनी पहल थी उसकी एक पूरी लिस्ट दिखाई। मुझे लगता है कि शायद आप सबसे ज्यादा खास तौर पर अगर उल्लेख करना चाहेंगे तो 75,000 जो नई मेडिकल सीटें हैं उसका जरूर आप शायद उल्लेख करना चाहेंगे, और इसके साथ ही जो वृद्ध जनों को, सभी परिवार, चाहे उनकी कितनी भी आमदनी हो, मध्यम वर्ग हो, उच्च वर्ग हो, निम्न मध्यम वर्ग हो, उच्च मध्यम वर्ग हो, अब सभी परिवारों को 70 साल से अधिक के जो बुजुर्ग हैं उन सभी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर लिया गया है। पिछले 100 दिनों में इन दो पहलों को सबसे बड़ी पहल माना जाए। देखिए 70 साल से जब ज्यादा की उम्र होती है तो एक तो आदमी के पास रिसोर्सेज बहुत कम हो जाते हैं, कोई इनकम नहीं होती है, बहुत कम लोग होंगे जिनको पेंशन मिलती है और बाकी कोई रेगुलर इनकम नहीं होती है। उस उम्र में आदमी बहुत ज्यादा काम करने की स्थिति में नहीं होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस उम्र में बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं। तो ऐसे में एक सबसे मजबूत सहारे की जरूरत होती है, वो सहारा इसमें सरकार ने देने की कोशिश की है 70 से ज्यादा उम्र के लोगों को आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपए का बीमा देके। मुझे लगता है कि ये फैसला सबसे बड़ा फैसला है और बहुत जरूरी फैसला है, बहुत अच्छे समय पर फैसला हुआ है, और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इससे 6 करोड़ बुजुर्गों को फायदा मिलेगा, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। वो एक हम ये कह सकते हैं कि ऐसे हम आत्मनिर्भर भारत की बात कह रहे हैं, तो इसमें हमने बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बना दिया है। उनको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। अगर उनको कोई बीमारी होती है, कोई दिक्कत होती है, कोई स्वास्थ्य की प्रॉब्लम होती है, वो अपना बीमा कार्ड लेके किसी भी अस्पताल में जा सकेंगे, पैनल के अस्पताल में, और अपना इलाज करा सकेंगे। मुझे लगता है कि इससे बड़ी बात तो आज की डेट में कुछ हो ही नहीं सकती। दूसरा, आयुष्मान भारत योजना जिस तरह से आगे बढ़ रही है और इसमें 35 करोड़ से ज्यादा लोगों के कार्ड बन चुके हैं और वो अगले कुछ सालों में 55 करोड़ तक हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि जिस तरह ये फेज वाइज योजना आगे बढ़ी है, आने वाले समय में भारत सबको स्वास्थ्य का जो लक्ष्य है, जो संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य है, इस पर आज जो फ्यूचर समिट हो रही है वहां भी चर्चा होनी है, तो उस लक्ष्य की तरफ भारत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। दूसरी बात, जो 75,000 MBBS की सीटें क्रिएट करने की बात है, ये भी एक बड़ा फैसला है, और इसमें से 7,000 सीटें इस साल क्रिएट हो चुकी हैं। अभी जो MBBS के एडमिशन चल रहे हैं वो पिछले साल की तुलना में 7,000 सीटें इस बार ज्यादा हैं। तो 1,12,000 सीटें हमारी इस बार हो चुकी हैं, और जो 75,000 का आगे का टारगेट है, तो उससे हम अगले कुछ सालों में इस सरकार के कार्यकाल के बिल्कुल ये दो बड़ी पहल है। बाकी बड़ी पहल के बारे में भी आप, बहुत बड़ी पहल है। तो हमारी जो मेडिकल सीटें 2 लाख के आसपास हो जाएंगे। सालाना जो हमारा कोटा है 2 लाख का हो जाएगा। तो 2 लाख मेडिकल सीटें होने का मतलब यह है कि न सिर्फ हम अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करेंगे, बल्कि दुनिया के जो तमाम देश हैं जहां पर भारत के क्वालिफाइड डॉक्टर की बड़ी मान्यता है और बड़ा उनको हाथों हाथ लिया जाता है, हम दूसरे मुल्कों को भी डॉक्टरों के सप्लाई करेंगे। बाकी पहलों पर मैं आपके पास लौटता हूं मदन मोहन जयरा जी, बाकी पहल पर भी आपके पास लौटूंगा। प्रोफेसर सुधीर सिंह जी, जैसा मैंने आपको पहले बोला था कि राष्ट्रीय अनुसंधान कोष 50,000 करोड़ रुपए के उस कोष का निर्माण किया गया है, जिसे अगर मैं कहूं तो शायद सबसे लंबे समय से इसकी जरूरत महसूस की जा रही थी, क्योंकि हम जानते हैं लोग आज विकसित देश के तौर पर अगर अमेरिका का उदाहरण देते हैं या किसी भी देश का उदाहरण देते हैं तो ये कहा जाता है क्योंकि वहां का R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सबसे ज्यादा मजबूत है। तो ये उस दिशा में एक बहुत बड़ी पहल कहा जा सकता है राष्ट्रीय अनुसंधान कोष को। देखिए, जब आप विकास करते हैं और विकास के बाद चरम विकास की अवस्था में जाना चाहते हैं, विकसित भारत का हमारा 2047 का संकल्प है जी, तो रिसर्च और डेवलपमेंट जो R&D है ये हमारे यहाँ कमज़ोर था। ये साइंस का ले लीजिए, ह्यूमैनिटीज़ का ले लीजिए और किसी भी क्षेत्र का ले लीजिए, मेडिकल का भी ले लीजिए, तो इसमें बहुत कम पैसे दिए जाते थे। मोदी सरकार ने इस दिशा में एक गंभीर पहल लेते हुए इस राशि को 50,000 करोड़ रुपया कर दिया है। अब 50,000 करोड़ रुपया करीब 6-7 बिलियन डॉलर होता है, जो मुझे लगता है कि भूटान के सकल वार्षिक उत्पादन के लगभग बराबर है। लेकिन ये चीज रिसर्च जो इससे होगा, इससे बहुत बड़े पैमाने पर हमारे उद्योगों को भी
बढ़त मिलेगी। हम जो टेक्निक बाहर से खरीदते हैं और उनको रॉयल्टी में पैसा देते हैं वो बचेगा, फिर स्वदेशी का उद्भव होगा और इससे कहीं ना कहीं निजता का जो सीक्रेसी है वो भी बचेगी। तो एक बहुत बड़ा कदम है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ले लें, शिक्षा के क्षेत्र में ले लें, अंतरिक्ष विकास के क्षेत्र में ले लें, या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो आज दुनिया के जितने भी क्षेत्र हैं सब में है, रोड बनाने में भी है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही एक आमूलचूल परिवर्तन है और इससे विकास में बहुत ही तीव्र गति मिलेगी। जी बिल्कुल, विकास में तीव्र गति मिलेगी और उसी को तीव्र गति देने के लिए इस तरह की पहल की गई है। मदन मोहन जयरा जी, जिस तरह से कि सीटों की बात हो गई, लेकिन और भी कई बड़े पहल स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर के किए गए हैं, चाहे वो टीकाकरण जो डिजिटल टीकाकरण है उसकी बात है, चाहे सिकल सेल एनीमिया को लेकर जागरूकता की बात है। ये सब की सब आपको लगता है कि इस समय ये समय की मांग थी और ये सिर्फ आज के समय की मांग नहीं है, बल्कि ये भविष्य में स्वास्थ्य क्षेत्र को और मजबूती देने के लिए ये सब कदम बहुत ही अहम है? देखिए, जैसे यूबिन पोर्टल की बात आपने कही, तो यूबिन पोर्टल एक ऐसा प्रयास है जो जिसमें आईटी का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, होता क्या है कि टीकाकरण हम हर बार सुनते हैं कि हर साल टीकाकरण होता है, हर बार पोलियो राउंड होता है, हर बार कोई न कोई टीकाकरण अभियान चलता रहता है, लेकिन कुछ बच्चे फिर भी छूट जाते हैं। अब क्या होगा कि यूबिन पोर्टल पर आप जब भी बच्चे का टीकाकरण, एक टीका लगेगा उसे, तो उसका नाम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो जाएगा। उसके बाद जब दूसरे टीके का नंबर आएगा तो अपने आप बच्चे को एसएमएस चले जाएगा, उसके पेरेंट्स को एसएमएस चले जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो बच्चे टीकाकरण से छूट जाते हैं, मान लीजिए 10 टीके लगने हैं तो 9 लगाए, उसमें से एक नहीं लगाया, या 4 लगाए फिर छोड़ दिया। अब उसकी वजह क्या है कि कोई कहीं रहता है तो कहीं दूसरी जगह चले गया रोजगार के लिए, अब वो कहीं भी चले जाए, जैसे ही उसका दूसरे टीके का टाइम होगा तो उसको अपने आप एक ऑटो जनरेटेड मैसेज चले जाएगा। तो मैसेज चले जाएगा तो परिजनों को याद आ जाएगा कि हाँ, बच्चे को टीका लगाना है। तो टीका लगाने का मतलब है कि समय पर टीका लगा लेगा तो जो बहुत सारी बीमारियां हैं, जो आज हमारे देश में कई बीमारियां ज्यादा हैं, कई बीमारियां उसमें संक्रामक भी हैं, टीबी की बीमारियां हैं, तो इस प्रकार की जो चुनौतियां हैं वो धीरे धीरे खत्म होंगी। और मुझे लगता है कि जो यूबिन पोर्टल है, बाकी सिस्टम सब सेम है, टीके पहले भी लगते हैं अब भी लगते हैं, लेकिन अब सिर्फ यह है कि उसका जो रिकॉर्ड है और उसका जो अलर्ट सिस्टम है, उससे एक ऐसा तंत्र विकसित हो जाएगा, एक ऐसा इकोसिस्टम विकसित हो जाएगा कि कोई भी बच्चा टीकाकरण से नहीं छूटेगा। और जो यूएन का एसडीजी का एक लक्ष्य है कि 100% टीकाकरण होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये उस लक्ष्य पाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं लौटता हूं प्रोफेसर सुधीर सिंह जी, आपके जरिए जो जिसे कहते हैं साधारण शब्दों में अगर हमारे दर्शकों को आप जरा बताएं, ये जो आईआईटी बॉम्बे में लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ठीक है, इसका क्या फायदा होने वाला है? ये इससे किस तरह से फायदा मिलेगा लोगों को? देखिए, लैंग्वेज एक ऐसा माध्यम है जिससे शिक्षा को ग्रहण करना खास करके नए बच्चों के लिए बहुत ही आसान हो सकता है या उतने ही मात्रा में कठिन हो सकता है अगर विपरीत स्थिति बनती है। बिल्कुल। तो कोई भी देश ये देखना चाहिए, किसी भी देश और समाज को, कि भाषा की सुगमता के साथ शिक्षा दी जाए। तो ये जो एक नया नवाचार है, इनोवेशन है आईआईटी मुंबई का, वो उससे इस दिशा में एक गंभीर प्रगति मिलेगी और बच्चों की रुचि प्रारंभिक शिक्षा में, खास करके हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर है शिक्षा के क्षेत्र में, वो बड़े महत्वपूर्ण है। आप देखें कि जब आप और हम स्कूल में पढ़ते थे तो पंचतंत्र की कहानियां कितनी थी, किससे हम उतने बहुत प्रभावित हैं। तो आज के बच्चों को किस तरह से डिजिटल तरीके से और तरीके से उसको पहुंचा दिया जाए, उनके जहन में डाल दिया जाए, उसके लिए एक गंभीर प्रयास है। बिल्कुल, ये आपने बहुत ही आसान शब्दों में मुझे लगता है समझाया और लोग समझ भी गए होंगे। मदन मोहन जयरा जी, 3 कैंसर दवाओं के दाम में भारी कटौती, कितना बड़ा फायदा आम लोगों को, जो कैंसर पेशेंट हैं, जो उनके परिवार हैं, कितना बड़ा फायदा? कैंसर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो कैंसर तो आदमी को मारता ही है, जो कैंसर का जो इलाज है वो आदमी को ज्यादा मार देता है। तो इसलिए कैंसर के इलाज में जितनी कमी हो सके, जितनी कटौती हो सके, तो वो एक बहुत अच्छा जरिया है, बहुत एक अच्छा फैसला है। ये जो वो दवाएं थी जो विदेशों से आयात होकर आ रही थी, लेकिन हमारे यहाँ पर जो अमृत स्टोर हैं, इसके अलावा जो जेनरिक स्टोर हैं, उसमें जो या जो बल्क में सरकार खरीद करके फिर उसको कम पैसे में बेचती है अमृत स्टोर में, तो वो भी एक पहल है जिसमें दवाइयां बहुत कम रेट में मिलती हैं। और अमृत स्टोर के जरिए भी, जैसे एम्स में एक अमृत स्टोर खुला है, वहां भी कैंसर की दवाएं जो पहले से मार्केट में है। ये जो दवाएं अभी जो जिनको छूट दी गई, ये नई दवाएं थी, इनमें ये पेटेंटेड ड्रग हैं, इनकी कीमतें बहुत ज्यादा है, इसमें छूट दी गई है। लेकिन जो 100 दिनों की ये पहल पहले से सरकार कम कीमत पे दे रही है, तो लगातार इस दिशा में ध्यान है कि दवाओं की कीमतें न्यूनतम है ताकि वो हर मरीज तक सुलभ हो सके। सरकार की चिंता में
जाहिर सी बात है कि मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग खासतौर पर है, और इसीलिए 100 दिनों की ये जो पहल, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र हो चाहे शिक्षा क्षेत्र हो, उन्हीं को फोकस में रख करके किया गया है। हम आगे भी आपको जरूर 100 दिनों की पहलों के